चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 7 से। तो कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है। तो यहाँ पर चित्र में ए बी सी डी यह एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। भुजा ए बी समांतर है भुजा डी सी के और ए डी बराबर है बी सी, अर्थात भुजा ए डी बराबर है भुजा बी सी के, अर्थात ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। हमें ये चार चीज़ें सिद्ध करनी है। उसके बाद संकेत दिया है यहाँ पर हमें संकेत दिया है ए बी को बढ़ाइए। और देखिए सबसे पहले हम ए बी को बढ़ाते हैं। तो ये हमारा भुजा ए बी है, तो ए बी को इस तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया और सी से होकर डी ए के समांतर एक रेखा खींचिए। देखिए डी ए के समांतर बिंदु सी से हमें रेखा खींचनी है, तो हमें इस प्रकार से रेखा खींचना है और ये डी ए के समांतर होना चाहिए, अर्थात इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए हर जगह। कह रहा है भुजा ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करे। तो यहाँ पर ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है ये बिंदु ई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने रचना कर लिया। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न में जो दिया है, तो लिखेंगे दिया है। यहाँ पर देखेंगे ए बी समांतर है डी सी के, तो इसको लिखेंगे ए बी समांतर है डी सी के। उसके बाद दूसरा दिया है कि भुजा ए डी बराबर है भुजा बी सी के, तो इसको भी हम लिख लेंगे कि भुजा ए डी बराबर है भुजा बी सी के। ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं। और जो हम लोगों ने चित्र में रचना किया है उसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना। तो रचना में हम लोगों ने क्या किया, भुजा ए बी को बिंदु ई तक बढ़ाया। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा ए बी को बिंदु ई तक बढ़ाया और बिंदु सी से ई तक भुजा ए डी के समांतर भुजा ई सी खींचा। ये जो हम लोगों ने जैसे जैसे रचना किया वैसे वैसे लिख दिए। तो यहाँ पर हम लोगों को पहला सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के, अर्थात इस चित्र में ये कोण ए है और ये कोण बी है। इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोगों को कोण ए को कोण 1 मान लेंगे, कोण बी को कोण 2 मान लेंगे और ये जो कोण बन रहा है इतना, इसको कोण हम 3 मान लेंगे और ये कोण 4 मान लेंगे। इस तरीके से हम कोण मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहले के लिए सिद्ध करेंगे। तो पहले के लिए सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस पूरे चतुर्भुज में, चतुर्भुज ए ई सी डी में हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज ए ई सी डी में। इस चतुर्भुज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि भुजा ए ई समांतर है भुजा सी डी के। तो यहाँ पर है भुजा ए ई समांतर है भुजा सी डी के, क्योंकि प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे कारण दिया है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि भुजा ए बी समांतर है भुजा डी सी के, अर्थात भुजा जो ए बी है इसको हम लोग आगे बढ़ाए हैं तो ये भुजा ए ई हो जाएगा, अर्थात भुजा ए ई समांतर हो जाएगा भुजा डी सी के। ठीक है, तो इस तरीके से कारण भी लिख देंगे दिया है, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे कि भुजा ए डी बराबर है भुजा ई सी के। क्यों बराबर है, क्योंकि हम लोगों ने रचना किया भुजा ए डी के समांतर हम लोगों ने भुजा ई सी खींचा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी बराबर है ई सी के। क्यों बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे रचना से। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर समांतर का चिन्ह लगेगा, इसको मैंने गलती से बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो यहाँ से हो गया हमारा ए ई समांतर है सी डी के और ए डी समांतर है ई सी के। तो इन दोनों के अनुसार हम कह सकते हैं
अगर ये भुजा समांतर है इस भुजा के और ये भुजा समांतर है इस भुजा के, तो ये पूरा हमारा एक समांतर चतुर्भुज का काम कर रहा है। स्पष्टीकरण लिख देंगे, अतः AECD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारा ये जो चित्र है यह एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भुजा AD बराबर होगा भुजा EC के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की होती हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा भुजा AD बराबर हो जाएगा भुजा EC के। क्यों बराबर होगा? तो कारण लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। ये कारण भी लिख देंगे। ये हो गया। देखिए, भुजा AD बराबर है भुजा BC के। ये जो भुजा BC है बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि प्रश्न में कहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कहा है भुजा AD बराबर है भुजा BC के। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा भुजा AD बराबर हो जाएगा भुजा BC के। क्यों बराबर है? क्योंकि प्रश्न में दिया है। तो इस तरीके से कारण लिख देंगे, दिया है। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब इन दोनों समीकरण में हम देख रहे हैं कि AD बराबर है EC के और AD बराबर है BC के। तो यहाँ पर AD बराबर BC है, तो AD का मान हम क्या रख सकते हैं? EC रख सकते हैं, क्योंकि AD बराबर EC है, अर्थात हम AD के स्थान पर हम EC रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा AD के स्थान पर EC रख देंगे, तो EC बराबर है तो बराबर BC है तो BC। अब ये बराबर ये आ गया। ये कैसे आया? तो कारण लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। इस तरीके से कारण लिख देंगे। भुजा EC बराबर हो गया भुजा BC के, अर्थात ये भुजा बराबर हो गया इस भुजा के। तो इस त्रिभुज में हम देखेंगे त्रिभुज ECB में, तो लिखेंगे त्रिभुज ECB में। तो इस त्रिभुज में देखेंगे, इस त्रिभुज में ये भुजा बराबर है इस भुजा के। तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण और इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि हम लोग प्रमेय जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कोण 3। देखिए यहाँ पर चित्र देखेंगे, भुजा EC के सम्मुख कोण 3 है और भुजा CB के सम्मुख कोण 4 है। कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। तो यहाँ से लिख देंगे कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। ठीक है, क्यों बराबर होगा? तो यहाँ पर कारण लिख देंगे। कारण क्या लिखेंगे कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कारण भी लिख देंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। उसके बाद देखेंगे जो कोण 2 है और जो कोण 3 है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कोण मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं। कैसे? यहाँ पर देखेंगे, ये हमारी सीधी रेखा दिखाई दे रही है, तो सीधी रेखा पर ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो ये दोनों कोण रैखिक युग्म कहलाएंगे। तो इसके आधार पर हमारा हो जाएगा कि कोण 2 प्लस कोण 3, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कोण मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो इस तरीके से कारण लिख देंगे, रैखिक युग्म है। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 4 है। यहाँ पर देखेंगे, इस पूरे चतुर्भुज में ये वाला कोण
अर्थात कोण 1 और कोण 4, यह दोनों, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि यह दोनों कोण अंतः कोण बन रहे हैं। अगर हमारी इस तरीके से दो समांतर रेखाएं हों, अर्थात ये समांतर भुजाएं हैं, तो इस तरीके से ये भी समांतर हों, तो यहाँ पर ये जो दोनों अंतः कोण बनते हैं, ये दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 4, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कोण मिलकर अंतः कोण बना रहे हैं। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 5। अब यहाँ पर देखेंगे समीकरण 4 जो है वह बराबर है 180 डिग्री के, और समीकरण 5 भी हमारा 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 4 के। यह बराबर ये कैसे होगा? देखिए, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर है 180 डिग्री के, और कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर है 180 डिग्री के। तो यहाँ पर इसका मान अगर 180 डिग्री है तो हम 180 डिग्री के स्थान पर इतना रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बराबर ये हो गया। यह कैसे आया? तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 4 व 5 से, इस तरीके से कारण लिख देंगे। अब ये इतना हमें मिल गया। अब यहाँ पर देखेंगे कोण 3 और कोण 4, ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर समीकरण देखेंगे 3, कोण 3 बराबर है कोण 4 के, अर्थात हम कोण 3 के स्थान पर कोण 4 रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर कोण 3 के स्थान पर कोण 4 हो जाएगा, तो कोण 4 कट जाएगा, क्योंकि बीच में बराबर लगा है, तो दोनों तरफ कोण 4 है, तो बराबर के दोनों तरफ सेम जो होता है वह कट जाता है। तो कोण 3 और कोण 4 ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? कोण 2 बराबर कोण 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से कोण 3 कोण 4 ये कैसे खत्म हुआ समझ में आया होगा, क्योंकि कोण 3 बराबर है कोण 4 के, अर्थात हम कोण 3 के स्थान पर कोण 4 रख सकते हैं। तो कोण 3 के स्थान पर हमने कोण 4 रख दिया, तो कोण 4 बराबर के दोनों तरफ कोण 4 है, तो कोण 4 से कोण 4 कट जाएगा, तो कोण 2 और कोण 1 बचेगा। अब कोण 2 और कोण 1 ये दोनों बराबर सिद्ध हो गया, तो यही हमें सिद्ध करना था। देखिए, ये है हमारा कोण 2 और ये है कोण 1, अर्थात हमें a बराबर b सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो कोण 1 का मान कितना है? कोण a, और कोण 2 का मान कितना है? कोण b। तो यहाँ से हो गया हमारा कोण 2 के स्थान पर हम लिख देंगे कोण b, और कोण 1 के स्थान पर लिख देंगे कोण a। तो ये हमें पहला सिद्ध करना था, तो पहला हमारा सिद्ध हो गया। तो आपको पहला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पहला सवाल कैसे सिद्ध करेंगे। तो अभी हमें इसमें 3 सवाल सिद्ध करने हैं, तो इसके लिए हमको अगले पेज पर चलना होगा। तो यहाँ पर हमें दूसरा सिद्ध करना है कि कोण C बराबर कोण D। चलिए इसको हम अगले पेज पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमने पिछले पेज का चित्र यहाँ पर बना लिया है। दूसरे में हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण D है और ये जो कोण C है, इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं हम दूसरे के लिए। तो यहाँ पर दूसरे के लिए लिख देंगे। देखिए, चूंकि यहाँ पर भुजा AB समांतर है भुजा CD के, तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा AB समांतर है भुजा CD के, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कोण हमारा A का है और जो कोण D है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये दोनों कोण अंतः कोण हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण D, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कोण मिलकर अंतः कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कारण भी लिख देंगे। ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे कोण C प्लस कोण 2, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कोण मिलकर एक अंतः कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। क्यों होगा? तो यहाँ पर कारण लिख देंगे अंतः कोण बना रहे हैं दोनों कोण मिलकर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 6 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 7, इस तरीके से। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा समीकरण 6 और 7 से देखेंगे तो दोनों समीकरण 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण D बराबर लिख सकते हैं। देखिए 180 डिग्री के बराबर
ये है और 180 डिग्री के बराबर ये भी है, तो हम 180 डिग्री के स्थान पर इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण सी, ये हो गया। तो यहाँ से कारण लिख देंगे समीकरण 6 व 7 से, इस तरीके से। अब यहाँ पर चूंकि हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये हम लोगों ने पहले में सिद्ध कर दिया था कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो हम कोण 1 के स्थान पर कोण 2 लिख सकते हैं। तो कोण 2 से कोण 2 कट जाएगा क्योंकि बराबर के दोनों तरफ कोण 2 है, तो हमारा क्या बचेगा कोण डी बराबर कोण सी। तो यहाँ पर कोण डी बराबर हो गया कोण सी। तो ये हमें दूसरा सिद्ध करना था, तो ये हमारा दूसरा सिद्ध हो गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमें तीसरा सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है त्रिभुज बी ए डी के। देखिए ये त्रिभुज कैसे बनेगा, देखिए त्रिभुज ए बी सी अर्थात बीच में हमें ऐसे इस प्रकार से विकर्ण खींचना पड़ेगा। तो ये हमारा बन गया ए बी सी ये त्रिभुज, और सर्वांग है त्रिभुज बी ए डी के अर्थात बी ए डी, अर्थात यहाँ पर हमें बीच में विकर्ण खींचना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ से हमारा हो गया, अर्थात ये वाला त्रिभुज सर्वांग सिद्ध करना है इस त्रिभुज के। तो चलिए हम इसको अगले पेज पर देखते हैं। देखिए चित्र में यहाँ पर हमें इस प्रकार विकर्ण खींचना पड़ेगा दोनों तरफ। अब ये जो दोनों त्रिभुज बन रहे हैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करना है, तो हम सिद्ध करेंगे तीसरे के लिए। तो तीसरे के लिए सिद्ध करते हैं, तो लिखेंगे चूंकि हमें सर्वांग सिद्ध करना है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी ए डी में, इन दोनों त्रिभुज में। तो इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे इस त्रिभुज में भुजा AD बराबर होगा इस त्रिभुज में भुजा BC के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको पहले से ही दिया था कि AD बराबर है BC के। तो यहाँ से लिखेंगे भुजा AD बराबर है भुजा BC के। क्यों है, तो क्योंकि प्रश्न में ये पहले से दिया है, इस तरीके से कारण लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे इस त्रिभुज में भुजा AB है और इस त्रिभुज में भुजा AB है, अर्थात दोनों त्रिभुज में AB उभय निष्ठ है। तो यहाँ से हो जाएगा AB बराबर AB। क्यों होगा, तो यहाँ पर कारण लिख देंगे उभय निष्ठ है। तो इस तरीके से कारण भी लिख देंगे, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे कि इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज में ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि हम लोगों ने सवाल नंबर 1 में सिद्ध कर दिया था ये कोण बराबर है इस कोण के। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण A बराबर है कोण B के। तो कारण लिख देंगे हम लोगों ने ऊपर सिद्ध किया, तो यहाँ पर कारण लिख देंगे ऊपर सिद्ध किया, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों त्रिभुज में दो संगत भुजा और एक संगत कोण बराबर है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा नियम लगेगा, SAS सर्वांग समता नियम लगेगा, सर्वांग समता नियम से। तो इस नियम से हमारा जो दोनों त्रिभुज है ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम सिद्ध हो गया त्रिभुज BAD के। तो ये हमें तीसरा सिद्ध करना था, तो तीसरा हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो 3 नंबर सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं चौथा क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखेंगे चौथा सिद्ध करना है विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के, अर्थात ये जो दोनों विकर्ण है यह दोनों विकर्ण हमें बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो हम लोग चौथे के लिए सिद्ध करेंगे। चौथा हमें सिद्ध करना है कि यह दोनों विकर्ण बराबर है। तो चूंकि हम लोगों ने ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है इस त्रिभुज के, अर्थात इस त्रिभुज का ये वाली भुजा और इस त्रिभुज का ये वाली भुजा, ये दोनों भुजा बराबर होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कारण लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के, तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि जो हमारा विकर्ण AC है वह बराबर होगा विकर्ण BD के। तो ये हमें चौथा सिद्ध करना था, तो चौथा हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कारण भी लिख देंगे, ये त्रिभुज सर्वांग सम है इस त्रिभुज के, तो यहाँ पर लिख देंगे कारण ऊपर सिद्ध किया।
सिद्ध किया। तो आई होप आप लोगों को सवाल नंबर 7 में 4 सवाल थे, तो चारों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप लोगों को कक्षा 9 गणित का जितना भी मैंने पढ़ाया है इसका नोट चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम खुल जाएगा, वहाँ से आप लोग जितना भी नोट्स मैंने प्रोवाइड कराया है कक्षा 9 गणित का वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप लोगों को कक्षा 9 गणित को शुरू से आखिरी तक पढ़ना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जैसे ही कक्षा 9 गणित वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट आपका पूरा खुल जाएगा, वहाँ से आप लोग सीरियल वाइज वीडियो को देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।